गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संजना मैम आपका ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ और आज हम इसकी आगे की कड़ी पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ। अब आगे हमारा क्रम जो चलेगा तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के लिए कैसे क्या करना है समझ लीजिए। तो हमने पढ़ा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का यानी का इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसको कहा जाता है डेफिनेशन क्लॉज, यानी कि हमने सारी डेफिनेशन में देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कोड, उसके बाद देखा था फैक्ट, उसके बाद देखा था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, देन फैक्ट एंड इशू, और उसके बाद देखा था हमने डॉक्यूमेंट, एविडेंस, और उसके बाद प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ। यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट का, समझिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे कहा जाता है, अधिनियम संख्या 1, जिसमें हमने परिभाषाएं पढ़ी और वो परिभाषाएं पूरे साक्ष्य अधिनियम पे लागू होने वाली हैं एज ए प्रोसीजर लॉ। तो हमने केवल हम डेफिनेशन क्लॉज अभी जान रहे हैं, अभी हमने आगे उसको नहीं खोला था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में और भी चीजें हैं जो हमें कैसे पढ़ना है। तो हमने देखा था, एक एक लाइन में रिवाइज करिए, वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए और इसको छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आपको इसमें बहुत नई चीजें मिलने वाली हैं। और स्पेशल बिहार जुडिशरी के लिए और एमपी जुडिशरी के लिए स्पेशल जो आपके एग्जाम हैं उसके लिए आज इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ आप जो है लाइन पे बने रहिए, इसीलिए क्योंकि आपको आपकी कंटिन्यूटी ना छूटे और आपको सारा का सारा मैटर यहाँ मिलता रहे और आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहे। तो तैयारी करने की दृष्टि से समझिएगा, तैयारी करने की दृष्टि से आज आपको और अच्छा मटेरियल मिलने वाला है जो साक्ष्य अधिनियम जिसे कहा जाता है, और आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो जहां पर अगर हम देखते हैं डेफिनेशन में हमने देखा था कोर्ट मीन्स इंक्लूड, देखते जाइए, एक एक लाइन में समझते जाइए, बेयर एक्ट को ओपन रखिए और समझिएगा। कोर्ट में इंक्लूड है ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट एंड अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट इन आर्बिट्रेटर्स, यानी कि सभी जज, सभी मजिस्ट्रेट और जो प्राधिकृत व्यक्ति हैं जो कि न्यायालय में जिनको अनुमति मिली है, और एक्सेप्ट इन आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थों के सिवाय सभी लोग शामिल हैं। फिर हमने देखा था फैक्ट, तथ्य में क्या क्या इंक्लूड है, वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध जो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य हो, ये सब क्या है, तथ्य हो, मानसिक तथ्य, भौतिक तथ्य, किसी व्यक्ति को भान हो, ये भी एक तथ्य है। फिर हमने देखा था सुसंगत तथ्य, तो एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार संसक्त जुड़ा हुआ है जो इस अधिनियम के अनुसार सेक्शन नंबर 5 से लेकर 55 तक चला जाता है, वो सारे तथ्य सुसंगत होते हैं। उसके बाद हमने देखा था विवादक तथ्य, तो विवादक तथ्य से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा तथ्य जो एक तथ्य से संसक्त होते हुए किसी अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के आधार पर और किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान करता है, अस्तित्व या अनस्तित्व अंतर्विष्ट है। तो हमने देख लिया था विवादक तथ्य, यानी कि हमने देख लिया कोर्ट, उसके बाद देख लिया तथ्य और सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। उसके बाद हमको देखना है दस्तावेज। तो दस्तावेज में क्या क्या शामिल था, दस्तावेज से कोई वस्तु ऐसी अभिप्रेत है जिस पर यानी कि कुछ लिख दिया गया हो और उसका कोई उद्देश्य हो, कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, वो क्या था, दस्तावेज है। तो हमने देखा था लैथोग्राफी, पैथोग्राफी, उपसंहकन, चित्र, लेख, ये सारे क्या हैं, डॉक्यूमेंट हैं। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा या खुद स्वयं वो डॉक्यूमेंट होगा। तो जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हम बात करते हैं तो वो भी हमने देख लिया था कि सबसे अच्छा साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाता है। इसी में हमने देखा था ओरल एविडेंस, तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, सेक्शन नंबर हमने 60 में देख लिया था, धारा 60 में कि ओरल एविडेंस आमने सामने होना चाहिए, जो कि खुद स्वयं सुना हो, खुद देखा हो और उसका भान किसी व्यक्ति को हो और वो
खुद स्वयं कोर्ट में आके बताए तो ओरल एविडेंस वो होता है। और मौखिक साक्ष्य हमने दो तरीके से बताए थे, कौन कौन से, एक आपका बताया था परिस्थिति जन्य साक्ष्य और एक आपका बताया था हमने यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य। दोनों ही ओरल एविडेंस मौखिक साक्ष्य कहे जाते हैं, जिनको कहा जाता है सुना सुनाया साक्ष्य। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अगर साबित करना है या तो हम प्राइमरी एविडेंस करेंगे या सेकेंडरी एविडेंस हम कोर्ट के सामने प्रिज्यूम कराएंगे। तो हमने देख लिया था सेक्शन नंबर 61, 62, 63, 64, 65, यहाँ हमने देख लिया था, उसी में हमने देख लिया था 74 और 75, जिसको कहा जाता है लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज, ये भी डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाते हैं। अब बात आती है किसकी, यानी कि एविडेंस के साक्ष्य। तो साक्ष्य क्या हमने बताया था, साक्ष्य से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा बयान या कथन जो न्यायालय के सामने न्यायालय उसको बोलने की परमिशन दे, या तो मौखिक साक्ष्य हो सकता है या वो दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है। इसमें हमने एक डम विटनेस का भी उदाहरण दिया था सेक्शन नंबर 119 इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसको कहा जाता है मूक साक्षी, यानी बोलने में असमर्थ व्यक्ति जो कि कोर्ट के सामने अपनी बात लिखकर देता है, तो यानी उसको माना जाएगा मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक तरीके से मौखिक साक्षी है। और सेक्शन नंबर 119 में जब आप देखेंगे तो उसको पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूक साक्षी होते हैं जो बोलने में असमर्थ होते हैं, लेकिन कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेता है। और सेक्शन 118 की अगर बात करें तो सभी लोग सक्षम साक्षी हैं, हर एक व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस है, चाहे वो छोटा बच्चा बालक ही क्यों ना हो, लेकिन वो चीजों को समझने में, सुनने में समर्थ हो, असमर्थ ना हो, चीजों को समझता हो। और इसी के साथ हमने देखा था एक पागल व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता क्योंकि उसकी बात एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो चीजों को समझने में असमर्थ होता है, वो माना नहीं जाएगा। उसी में हमने देख लिया था बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101, 102, यानी कि जब हम बात करते हैं 101, 102 तो सबूत का भार इतना प्रबल होना चाहिए, साक्ष्य इतना प्रबल होना चाहिए कि किसी और साक्ष्य की आवश्यकता ना पड़े। तो हमने यहाँ देख लिया था दस्तावेज के बाद हमने साक्ष्य देख लिया था, और उसके बाद हमने देखा था प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ, यानी साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ। तो साबित जो चीजें साबित हो गई हैं उसके बारे में कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो साबित हो गई हैं, लेकिन अगर नहीं होती हैं तो कोर्ट सबूत की मांग करेगा और दूसरा व्यक्ति उसको डिनाइल करेगा तो वो ना साबित हो जाएंगी। एक चीज और है जो कि हम लोग विवादित तथ्य में पढ़ रहे थे, कोई व्यक्ति प्रख्यान करता है, प्रत्याख्यान करता है, यानी कि प्रख्यान प्रत्याख्यान करने का मतलब है कोई प्रश्न हो, राइट, लायबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, अधिकार, दायित्व और नियोक्ता का प्रश्न जुड़ा हो, वही हो जाता है फैक्ट इन इश्यू यानी विवादक तथ्य। अब बात आती है यानी इंडिया, आप लोग समझ ही रहे हैं, अब तो जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है, तो इसका मतलब आज हम देख रहे हैं कि इंडिया, होल इंडिया, पूरा भारत शामिल है। तो जब हमने देखा यानी कोर्ट देखा, फैक्ट देखा, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट देखा, फैक्ट इन इशू देखा और डॉक्यूमेंट देखा, उसके बाद हमने एविडेंस देखा, प्रूफ देखा, डिसप्रूफ देखा और नॉट प्रूफ देखा और इंडिया देख लिया। आज हम सेक्शन नंबर 4 पे आने वाले हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का आपका सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग देखेंगे प्रिजम्पशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे साथ संपर्क बनाए रखिए और इस चैनल को लाइक करिए और सब तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और आप लोगों को भी लाभ मिल सके, जिससे सभी लोग इससे इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और आगे चल के आप लोग एक अच्छा सिलेक्शन पा पाएँ। और दूसरी चीज़ और एक और है फ्रेंड्स कि अगर आप तैयारी में हैं और अच्छे स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि तैयारी को इतना मजबूत रखिए कि आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। हमारा ऑनलाइन चैनल के साथ आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन स्टूडेंट करने लगे हैं, बहुत जल्दी ये चलने वाला है और आप लोग भी इस चैनल को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद पेड ग्रुप में आएँ और ऑनलाइन क्लासेस आप पढ़ें। और जहाँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर फ़ोन नंबर आपका स्क्रीन पे आ रहा है, उस नंबर पे आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और हमारे साथ संपर्क बनाए रखने से एक एक लाइन टू लाइन आपकी बीएड की हम तैयारी करा देंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और है कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करना ही नहीं है, मंजिल तक हमें पहुंचना है। तो वह पथ पथिक परिश्रम क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो, ध्यान देने वाली बात है। वह पथ क्या, पतित परिश्रम क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो।
नाविक की वह धैर्य परिक्रमा क्या जिसमें धाराएं विपरीत ना हो। तो धाराएं तो आपकी विपरीत होंगी, क्योंकि धाराएं विपरीत होने का मतलब है कंपटीशन निकालना आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाया जा सकता है। तो वह पथ क्या, पथित परिश्रम क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो। कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें कठिनाई ना हो, लेकिन इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। कैसे? अच्छा पढ़ के, अच्छा सीख के और अच्छा माध्यम लेके एक तैयारी का स्तर आप अपना बनाए रखिए। और देखिए, मैं आपको जो BRED पढ़ना आपको मैं बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, आप उसमें केवल कंटिन्यूटी बनाए रखिए अपनी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और उसके साथ साथ आप तैयारी करते रहिए। और ऑनलाइन परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं, अब तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं, और एक तरीके से आप जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप पढ़िए, लेकिन BRED को अच्छे से आप देखिए, BRED का इंडेक्स देखिए, हर सेक्शन रिवाइज कीजिए। और यहाँ तक हमने आपको ये भी सुविधा दे दी है कि आप हमसे फ़ोन करके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको फ़ोन पे ही एक एक लाइन में BRED में क्या लिखा है मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि तैयारी का स्तर ऐसा होना चाहिए कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, हमेशा आप कोचिंग ही नहीं करते रहेंगे। इसलिए एक बार सटीक कोचिंग का आप निर्णय लीजिए करने के लिए कि आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इंडियन एविडेंस एक्ट का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि उपधारणाएं क्या होती हैं, यानी कि तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा। तो देखिए कि आप कैसे पढ़ेंगे। तो हमने एक डेफिनेशन क्लॉज हमने पूरा कल ख़त्म कर दिया, और उसमें हमने आगे आपको सेक्शन भी रिवाइज करा दिए कि हमको क्या पढ़ना था और हमको कैसे पढ़ना था। लेकिन आज हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 4, यानी कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रिज्यूम। तो धारा 4 आप देखिए, BRED को ओपन करिए, कॉपी को ओपन करिए, और उसके साथ आप एक पेन रखिए और एक हाइलाइटर रखिए जिससे आप अंडरलाइन करते रहिए। वीडियो के साथ साथ आप बने रहिए और उसको अंडरलाइन करते हुए साथ में पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन का मतलब होता है मान के चलना, ये होता है मान के चलना। तो कहने का मतलब है प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब होता है मान के चलना। कोई भी बात कोर्ट मान के चलेगा कि ये सही है या गलत है। तो इसका मतलब मान के चलना, जब कोई भी बात मान के चली जाती है, इसका मतलब और चीजें मानने की आवश्यकता नहीं हो जब तक कोई व्यक्ति उस पर ऑब्जेक्शन ना करे। तो यानी कि आज बारिश होगी, ये मान के चला जा सकता है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर हो जाती है तो वो तथ्य साबित हो गया, समझ रहे हैं ना, और अगर नहीं होती है तो इसका मतलब वो ना साबित हो गया। तो जब कोई बात मान के चली जाती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो मान के चल रहा है, एक कल्पना कर रहा है। आज बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो हो गई ना बात कि बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। यानी एक होता है, ये फैक्ट है कि हम पढ़ाएंगे एज ए फैक्ट। हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊं, मैं पढ़ा ही ना पाऊं, तो आप तो यही मान के चलेंगे ना कि मैम पढ़ाएंगे, लेकिन हम शाम को मैसेज कर देते हैं कि आज बेटा क्लास नहीं होगा, क्लास कल लिया जाएगा। इसका मतलब आपके सामने क्या आ गया, कल्पना आप कर रहे थे कि मैम पढ़ा भी सकती हैं और मैम पढ़ा भी नहीं सकती हैं। तो होती है उपधारणा। तो एक तरीके से एक होती है तथ्य की उपधारणा, एक होती है विधि की उपधारणा। जो तथ्य की उपधारणाएं होती हैं वो होती हैं मिश्रित उपधारणा। सबको ले आओ साथ में, सबको ले आओ। तो हमने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में कि तथ्य बताना पार्टीज का काम होता है, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो। तो एक होती है तथ्य की उपधारणा और एक होती है विधि की उपधारणा। जो तथ्य की उपधारणा है
वो इसका मतलब खंडनीय है, उसका खंडन किया जा सकता है, लेकिन जो विधि की उपधारणा है उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वो इरिवर्टेबल होती है, यानी उसको रिवेट नहीं किया जा सकता है। तो एक होती है तथ्य की उपधारणा, एक होती है विधि की उपधारणा। तो आज हम देखने वाले हैं कि तथ्य की उपधारणाएं क्या हैं और विधि की उपधारणा क्या है। तो आप लोग एक चीज समझ लीजिएगा कि प्रिजम्पशन यानी कि मान के चलना, कि कोई चीज मान के चली जा रही है, यानी कि एक होती है तथ्य की उपधारणा, एक होती है विधि की उपधारणाएं। तो उपधारणाओं को मान के चलना यानी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन नंबर 4 में 3 बातें बताई गई हैं। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। जो निश्चित है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से हम लोग देख लेंगे सेक्शन नंबर जो आप 4 पढ़ेंगे उसको रीड विथ कर दीजिए। सेक्शन नंबर 79 से लेकर 90A ध्यान दीजिएगा। तो 79 से 90A तक आप इसको रीड विथ कर लीजिए। तो प्रिजम्पशन का मतलब है तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा। एक होती है खंडनीय उपधारणा, एक होती है अखंडनीय उपधारणा। आज हम जानने वाले हैं किसका खंडन किया जा सकता है और किसका खंडन नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 79 से 90A तक आपको यहां निश्चायक सबूत नहीं मिलेगा। तो यहां आपको मिलेगा मे प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम। इसमें 18 सेक्शन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इस बात को, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि प्रिजम्पशन का मतलब आप समझ लीजिए कि कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट क्या नहीं मानेगा। तो ओपन द बेयर एक्ट आप देखिए, बेयर एक्ट में लिखा हुआ है उपधारणा करेगा जहां कहीं इस अधिनियम में कोई बात निर्दिष्ट की गई है। न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, समझिएगा, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा यानी कि मे प्रिज्यूम। तो हम लोग देखते हैं ना पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। कर सकेगा, करेगा और निश्चायक सबूत जो निश्चित हो गए हैं। तो कर सकेगा मतलब समझिए कि न्यायालय इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, कोई बात को एक्सेप्ट कर सकेगा जब तक कि उसके बारे में कोई कुछ कहने वाला ना हो। जैसे हमने पढ़ा था फैक्ट इन इशू, एक व्यक्ति प्रख्यान करता है, दूसरा उसका प्रत्याख्यान करता है, यानी कि जैसे ही दूसरा व्यक्ति उसको डिनाइल कर देता है, कोर्ट क्या मांग लेगा, सबूत की मांग कर सकेगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़ा सा बस समझिए। तो इसको कहा जाता है शैल प्रिज्यूम, यानी कि मान के चल सकेगा। तो जहां पर कोर्ट को देखना होता है कि कोई तथ्य सामने आया है, क्योंकि पार्टीज का काम है तथ्य बताना, सामने आया है और वो एक्सेप्ट हो गया है, तो आगे वाले तथ्य को भी कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये तथ्य गलत है, तो कहेगा भाई सबूत ले आओ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का भार इतना प्रबल होना चाहिए कि और तथ्यों की आवश्यकता ही ना पड़े। तो यानी तथ्य बताना पार्टीज का काम है और विधि बताना कोर्ट का काम होता है। जब तथ्य की उपधारणा होती है, तो यानी जब भी कोई फैक्ट दिया जाता है कोर्ट के सामने और दूसरा उसको डिनाइल करता है, यानी अपोजिट पार्टी उसको डिनाइल करती है, तो क्या कहा जाता है कि आप दूसरा एविडेंस लेके आइए, तो कोर्ट सबूत की मांग कर सकेगा। ये होता है आपका मे प्रिज्यूम, यानी कि इसको मान के चलना। फिर आता है शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा। करेगा तो जब हम देखते हैं कि कोई भी तथ्य साबित ना साबित की श्रेणी में आ जाता है, तो मान के चला जाएगा कि ये सही है।
लेकिन अगर जब लगता है कोर्ट को ये सही नहीं है तो क्या करेगा, सबूत की मांग करेगा। यानी कि मे प्रिज्यूम आपका हो जाता है तो उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा। यानी कि जब हम देखते हैं कर सकेगा, मे प्रिज्यूम और करेगा तो शैल प्रिज्यूम में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है बेयर एक्ट में कि उपधारणा करेगा जहाँ कहीं इस अधिनियम में ये निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि कोई ना साबित नहीं कर देता। आ गई ना वही बात जो हम लोग सेक्शन 3 में पढ़ के आए हैं, साबित ना साबित। तो जब न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा या कर सकेगा, तो पहले वाले में कर सकेगा और बाद में करेगा। तो इस अधिनियम के अनुसार जो निर्दिष्ट है, न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानेगा। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि जो चीज़ें एकदम आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़ें एकदम समझ में आए, क्योंकि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, करेगा कर सकेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब कर सकेगा और करेगा, तो जब न्यायालय कोई भी तथ्य की उपधारणा इस अधिनियम के अनुसार स्वीकार कर लेगा, ठीक है, जब तक कि वो साबित और ना साबित ना कर दिया जाए, तो होता है यहाँ शैल प्रिज्यूम कि तब तक मानेगा जब तक कोई व्यक्ति इसको ना साबित या साबित ना कर दे। यानी वो एक तरीके से हमने कहा ना, मान के चलना, ये क्या है, ये कल्पना है कि स्वीकार करके चलेगा जब तक कि उसके बारे में कोई व्यक्ति उसका सबूत ना दे दे। तो जहां पर अगर साक्ष्य और सबूत की बात आती है, तो साक्ष्य क्या है, जो न्यायालय के सामने विचाराधीन हो, न्यायालय के सामने प्रिज्यूम किया जाए, न्यायालय उसको किसी वाद या कार्यवाही में या तो एक्सेप्ट करेगा या डिनाइल कर देगा, भाई बाहर कर देगा। अगर उसको लगता है कि रखे और ना रखे, तो इसका मतलब ये कोर्ट का डिस्क्रेशन पावर है, कोर्ट चाहे तो इसको बाहर भी कर सकता है, लेकिन साक्ष्य विवादक और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, इसके अलावा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 165 आप देख लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि कोई भी तथ्य साबित मान के चल सकता है, लेकिन वो रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्टर इशू तक ही सीमित हो, किसी और में नहीं। कोर्ट का डिस्क्रेशन पावर है, कोर्ट चाहे तो ऐसे तथ्यों को रखे, कोर्ट चाहे तो नहीं रखे, लेकिन जहां पर रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्टर इशू हैं उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि वही सेक्शन नंबर 5 इंडियन एविडेंस एक्ट की बैकबोन कही जाने वाली धारा है। अब बात आती है कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, बिल्कुल ही उपधारणा कर ही ली गई है। तो जहां पर अगर देखा जाए कि कोर्ट को अगर लगता है कि हमारे सामने पुख्ता सबूत आ गया है, तो अब तो वो मानेगा ही नहीं, इसको कहा जाता है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। और जहां निश्चायक सबूत की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 112 इंडियन एविडेंस एक्ट उठा के देख लीजिए, उसको एक बार ओपन करके देख लीजिए बेयर एक्ट को कि धारा 112 में क्या लिखा है। तो जब आप देखेंगे निश्चायक सबूत, तो सबसे अच्छी बात निश्चायक सबूत की यह होती है कि उसके बारे में कोर्ट को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि वो तो निश्चित ही है। जैसे पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 31 इंडियन एविडेंस एक्ट कि क्या है, स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है लेकिन विबंध का काम करती है। तो इस टॉपिक अगर आपने किसी से कोई बात कह दी है और लिख कर कह दी है, तो इसका मतलब आप उस बात से दोबारा मुकर नहीं सकते हैं, इसका मतलब आप बाय स्टॉपिल से आप बंध गए हैं। तो जहां पर बात आती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तो समझ लीजिए अब दो बातें, क्योंकि हम लोग निश्चायक सबूत पे आने वाले हैं, ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, कम से कम इस टॉपिक में मुझे 2 से 3 दिन लगेगा। तो तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा। तो तथ्य की उपधारणा बस इतना जान के चलिए, तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय होती हैं, जिसको रिवेट
किया जा सकता है। लेकिन विधि की उपधारणाएं कुछ खंडनीय हो भी सकती हैं और नहीं तो अखंडनीय होती हैं, जिनको रिवेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि रिवेटेबल होती हैं, अखंडनीय होती हैं, जिसको कहा जाता है सेक्शन नंबर 41, सेक्शन नंबर 112, 112, 113, 115, 116 और 117, यानी कि ये अखंडनीय अवधारणा है, यानी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। विधि की अखंडनीय अवधारणा और विधि की खंडनीय अवधारणा है, यानी तथ्य की खंडनीय अवधारणाओं को हमेशा रिवेट किया जा सकता है। इसको जो है एक व्यक्ति कहता है और दूसरा व्यक्ति अगर उसको स्वीकार कर लेता है तो कोई मामला बनता ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति स्वीकार करता है, दूसरा व्यक्ति अस्वीकार करता है, तो कोर्ट क्या कहेगा, आप सबूत ले आइए, हम मान लेंगे। तो खंडन करना, रिवेट करना, तो तीन बातें आती हैं, सुसंगत, असंगत, विसंगत, यानी कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन नंबर 5 से 55 तक जुड़ रहा है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक, और एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसका मतलब वो क्या हो गई, विसंगत हो गई, रिवेट उसको कर दिया है, उसका खंडन कर दिया गया है, और ना तो सुसंगत हैं ना विसंगत हैं, तो कोर्ट को डिस्क्रिशन पावर मिल जाती है कि वो असंगत कर लेगा, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो एक्सेप्ट नहीं करे, यही कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है। और ये माना जाता है कि हर न्यायालय को एक विवेकाधिकार दिया गया है, लेकिन उसका वो यूज जो करेगा वो करेगा कि एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर बाय लॉ। तो यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट उस बात को कर सकता है कि क्या एक्सेप्ट किया जाए, क्या नहीं किया जाए, लेकिन विधि के अधीन रहते हुए। तो अब बात आती है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो यानी कि जब हम तथ्य की उपधारणा करते हैं तो सेक्शन नंबर 4 के साथ आप सेक्शन नंबर 79 से 98 तक एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा सेक्शन नंबर 41 और सेक्शन नंबर 112, 113, 115, 116 और 117, यहाँ भी आप ध्यान दे लीजिएगा। तो हमने देखा, अभी हम मिश्रित उपधारणा पे नहीं जाएंगे, इन दोनों को मिला जुला के जो बना दिया जाता है वो होती हैं मिश्रित उपधारणाएं, कि कौन सी रिवेट होंगी और कौन सी रिवेट नहीं होंगी, यानी जो रिवेटेबल हैं, अखंडनीय हैं, खंडनीय हैं। तो रिवेटेबल है तो इसका मतलब उसको खंडन उनका किया जा सकता है, और कुछ चीज़ों का खंडन नहीं किया जा सकता है, वो अखंडनीय अवधारणाएं होती हैं। तो अब हम एक लाइन में आपको बताएंगे, आपसे पूछा जाता है कि उपधारणा क्या होती है, तो ये प्री का भी क्वेश्चन बनेगा, आपका मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा, और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो एक एक लाइन में समझ लीजिए, आप बहुत अंदर अभी बियर एक्ट के आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट हैं वो केवल अभी पढ़ना सीख रहे हैं। ये लॉ थोड़ा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉ का, जो हम लोग एक तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। तो एक एक लाइन में समझिएगा, अभी आप कहीं इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 में तीन बातें बताई हैं, क्या क्या, एक मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा, दूसरा बताया शैल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा, और कंक्लूसिव यानी कि निश्चायक सबूत। तो आप बताएंगे मे प्रिज्यूम उपधारणा करेगा यानी कि उपधारणा कर सकेगा में आप क्या बताएंगे कि जब तक वो तथ्य सामने कोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद लगता है कि इसके अलावा कोई साक्ष्य नहीं है, तो क्या मान के चलेगा वो, कि इस बात को मानेगा कि उसमें कोई और बात नहीं है, इसको साबित मान के चलेगा, जब तक कि सामने वाला उसको ना साबित ना कर देता है। तो जहां पर अगर लगता है इस बात के लिए, इस अधिनियम के अनुसार कि न्यायालय के सामने, क्योंकि उपधारणा कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है, कोर्ट को लगता है कि ये बात सही है, इसका मतलब वो और तथ्य की डिमांड नहीं करेगा कि आप कुछ और लेके आइए, वो उसको क्या मानेगा, साबित मान के चलेगा। लेकिन शैल प्रिज्यूम में जब वो ना साबित होता है, ना साबित होता है, ना साबित होता है, वो सबूत की मांग करेगा। और निश्चायक सबूत में तो आप समझ ही रहे हैं कि कोर्ट ऐसी उपधारणा को निश्चायक रूप से मान के चलता है कि इसके अलावा और कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है।
तो साक्ष्य नहीं होना चाहिए, साक्ष्य का रूप इतना प्रबल होना चाहिए कि किसी और एविडेंस की आवश्यकता ना पड़े। तो हमने क्या क्या देखा, अब हम जो निश्चायक सबूत खोलेंगे वो बाद में खोलेंगे, पहले आप इतना ध्यान दे लीजिएगा। लेकिन उसके साथ आप सेक्शन नंबर 79 से 90A तक में 18 सेक्शन दिए गए हैं, इनको एक बार आप बेरक से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। और उसमें आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसमें लिखा होगा उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, यानी इसमें निश्चायक सबूत की कहीं बात नहीं दी गई है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, केवल आपको 79 से 90A तक आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि इसको हमें कैसे कैसे रीड करना है। और करने के बाद बेयर एक्ट में अंडरलाइन करते जाइएगा, हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्री के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और सेक्शन नंबर 4 से तो आपका क्वेश्चन बनता ही है। और इस चैनल को आप लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं बस, लेकिन और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको एक एक बात समझा रही हूँ बेयर एक्ट के बारे में कि आप इसको बस बेयर एक्ट ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके कम से कम कई सारे क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएंगे। और उसके साथ हम आपको केस लॉ जोड़ के भी पढ़ाएंगे कि कैसे रीड विथ करके आपको केस लॉ पढ़ना है। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए और एक जो है आप इसको नोटिफिकेशन पढ़ते रहिए, आपको नई वीडियो मिलते रहें और आप इसमें जुड़े रहिए। और आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कंक्लूसिव प्रूफ। इसमें क्या क्या शामिल है, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।